अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और साथ साथ बच्चों अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, अपनी पढ़ाई पर भी तवज्जो दीजिए। आज आपका ज्योग्राफी का लेक्चर है। इसमें हम जायज़ा लेंगे आपके दो टॉपिक्स जो हम लोगों ने 1 to 4 लेक्चर्स आप लोगों को दिए, उसमें चैप्टर नंबर 3 पढ़ा और चैप्टर नंबर 4 पढ़ा आपने। चैप्टर नंबर 3 था आपका बहर और बहेरे और चैप्टर नंबर 4 था आपका कुदरती आफात। बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, मैंने बोर्ड पे सारा लिख दिया है आपके लिए। हम लोगों ने जो चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा उसके पॉइंट्स लिख दिए और चैप्टर नंबर 4 में जो हम लोगों ने पॉइंट्स पढ़े आज उसको डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट, डिस्कशन से पहले मैं आपको एक बात इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि मैं जो आपको पढ़ाते हुए लाइन्स अंडरलाइन करवाऊंगी, आपने उन लाइन्स को अपनी बुक पे अंडरलाइन करना है। हाथों में अपने पेंसिल्स रखिए। ये जो चीज़ें आपको अंडरलाइन करवाई जाती हैं बेटा, ये एमसीक्यूज के लिए और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब हम आपका पेपर बनाते हैं तो सारी ही चीज़ें एक्सरसाइज की नहीं होती, बहुत सी चीज़ें आपकी रीडिंग से भी पूछी जाती हैं। एमसीक्यूज रीडिंग से बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी रीडिंग में से आते हैं, तो आपने रीडिंग पर फोकस करना है। सबसे पहले बोर्ड पे देखिए बहर और बहेरे। बहर और बहेरे का फर्क बता दूं मैं आपको। सतह जमीन पर पानी के सबसे बड़े किते को बहर कहते हैं और इससे मुंसलिक छोटे किते को समंदर या बहेरा कहते हैं। खसूसियत इसकी क्या है? बहर एक बरे आजम को दूसरे बरे आजम से जुदा करता है। इसको ज़हन में रखिएगा। इसकी खसूसियत क्या है कि बहर एक बरे आजम को दूसरे बरे आजम से जुदा करता है। दुनिया के 5 बहर हैं। दुनिया के 5 बहर हैं, बहरुल काहिर, बहरुल ओकियानूस, बहरे हिंद, बहरे मंजमत शुमाली और बहरे मंजमत जनूबी। बहरुल काहिर दुनिया का सबसे बड़ा बहर कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा बहर है बहरुल काहिर। इसका कुल रकबा जो है 168 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है और इसकी औसत गहराई 4000 मीटर है। और ये नहर पनामा को जो बहरुल काहिर को बहरुल ओकियानूस से मिलाती है, दुनिया की अहम बहरी तिजारती शाहराहों में शामिल है। इसकी ये हो गया। दूसरा है बहरे ओकियानूस। बहरे ओकियानूस का रकबा है 25 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर। इसकी औसत गहराई 2900 मीटर है। खास बात क्या है इस बहर की कि इसके वसत में पाए जाने वाले पहाड़ी सिलसिले हैं जो कशरी प्लेटों को एक दूसरे से मुखालिफ सिमत में हरकत की वजह से मैग्मा से बाहर आने से मार्जे वजूद में आते हैं। और इसकी ये बहरे ओकियानूस से बहरे काहिल, बहरुल हिंद और बहरे मजमत जनूबी में तकरीबन 60,000 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। ज़लज़लों के हवाले से ये दुनिया के अहम इलाकों में शामिल है। बहरे ओकियानूस दुनिया की सबसे अहम और मसरूफ तरीन तिजारती शाहराह है। तीसरा बड़ा बहर हमारा बहरे हिंद है। बोर्ड पे मैंने सारे लिख दिए, एक्सप्लेन करती जाती हूँ और जो बातें फिर बता रही हूँ आपको, लंबाई इसकी, रकबा बता रही हूँ, गहराई बता रही हूँ, तो आपने इसको अंडरलाइन करते जाना है। बहरे हिंद ये तीसरा बड़ा बहर है। इसका रकबा 70 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है। तो कौन नमा इस बहर का ज्यादा फैलाव जनूबी निस्फ कुर्रा में है। इसकी औसत गहराई 2900 मीटर है। बहरे ओकियानूस के वस्त से आने वाले पहाड़ी सिलसिले बहरे हिंद के फर्श को भी वस्त से शक्कन गरबन 2 हिस्सों में तकसीम करता है। बहरुल काहिर की तरह बहरे हिंद में भी खाइयां पाई जाती हैं। फोर्थ हमारा है बहरे मंजमत जनूबी। मैंने मंजमत जनूबी को 5th पे लिख दिया है, लेकिन एक्सप्लेन मैं इसको पहले करूंगी। इसका रकबा 20 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर और औसत गहराई इसकी 4000 मीटर है। बाकी समुद्रों के मुकाबले में इसकी हदूद का तयन करना मुश्किल है, क्योंकि इस हिस्से में बहरुल काहिल, बहरुल ओकियानूस और बहरे हिंद बाहर मिले हुए हैं। इंतहाई सर्द पानी और बड़े बड़े आइसबर्ग समंदर की खसूसियत है। लास्ट में बहरे मंजमत शुमाली। ये बहर कुतुब शुमाली के इर्द गिर्द वाक़या है। ये बहर
और इसका रकबा 15 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर और औसत गहराई इसकी 1200 मीटर है। कम गहरा पानी, दरियाओं के ताज़ा पानी की आमेजिश की वजह से कम नमकीनियत और सतह पर बर्फ जमी बर्फ इस बहर की नुमाया खसूसियत है। एक बार इसकी खसूसियत को दोबारा रिपीट कर देती हूँ। कम गहरा पानी, दरियाओं के ताज़ा पानी की आमेजिश की वजह से कम नमकीनियत और सतह पर जमी बर्फ इस बहर की नुमाया खसूसियत है। ये तो हो गए हमारे तमाम बहर, दुनिया के 5 बहर जो थे उनको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सेकंड पॉइंट हमारा था पानी की तकसीम से बनने वाले चंद अहम खदोखाल। सबसे पहले उन खदोखाल के नाम बता देती हूँ। बहरा, तंगनाए, खलीज, खाड़ी, आबनाए, जजीरा नुमा, जजीरा, खाकनाए, ये जो चीजें हैं ये पानी की तकसीम से बनने वाले खदोखाल हैं। थोड़ा सा इन्हें मैं एक्सप्लेन कर आप लोगों की सहूलत के लिए इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। बहरा बरआज़म के हाशियाई इलाकों से मुत्तसिल बहर का हिस्सा होता है, जैसे बहरा अरब और बहरा अहमद वगैरह। इसके बाद तंगनाए, बहर का एक बड़ा मगर तंग किता जो खुश्की में दूर तक अंदर आ जाए तंगनाए कहलाता है, जैसे तंगनाए फारस और तंगनाए मैक्सिको। उसके बाद है खलीज, तंगनाए की निस्बत बहर का एक बड़ा खिता मगर कुशादा खिता जो खुश्की में अंतर तक आ जाए खलीज कहलाता है, जैसे खलीज बंगाल और खलीज हडसन वगैरह। इसके बाद है खाड़ी, अगर खलीज बहुत ज्यादा कुशादा और बड़ी हो तो इसे खाड़ी के नाम से पुकारा जाता है। आबनाए, समुद्री पानी का एक तंग किता जो दो बहरों या बहरों को आपस में मिलाए आबनाए कहलाता है, जैसे आबनाए जबल तारिक या जो बहरे ओकेनूस को बहरा रूम से मिलाती है। उसके बाद है 6 हमारा जजीरा नुमा। खुश्की के इस किते को जजीरा नुमा कहते हैं जो 3 अतराफ से समंदर में घिरा हो लेकिन एक तरफ से खुश्की से मुंसलिक हो, मसलन जजीरा नुमाए अरब और जजीरा नुमाए हिंद। उसके बाद आ जाता है 6 हमारा जजीरा। खुश्की का कैसा किता जजीरा कहलाता है जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो, जैसे श्रीलंका, इंडोनेशिया वगैरह। 7 हमारा खाकनाए। खुश्की के इस तंग किते को खाकनाए कहते हैं जो दो बड़ी कितों को मसलन बड़े आजमों को या जजीरा नुमा को बड़े आजम से मिलाए, जैसे पनामा की पट्टी जो बड़े आजम शुमाली जनूबी अमेरिका को और स्विस की पट्टी जो बड़े आजम एशिया और अफ्रीका को मिलाती है। ये हो गया हमारा पाकिस्तान की तकसीम से बनने वाले चंद अहम खदोखाल। अब थर्ड पॉइंट है हमारा बहरी फर्श की बनावट। अब बहरी फर्श की बनावट पहले बता दूं क्या है। जमीन की सतह की तरह समंदर का फर्श भी बिल्कुल हमवार नहीं है, इसमें भी नशीफ व फराज पाए जाते हैं, यानी बिल्कुल प्लेन नहीं होता, ऊंचा नीचा होता है। नशीफ व फराज का मतलब है ऊंचा नीचा। बहरी फर्श के खदोखाल और हिस्से, सबसे पहले बरआज़म तराई है। स्टूडेंट अपनी बुक्स पे साथ साथ देखते चले जाइए। आपकी बुक से ही बता रही हूँ आपको, मेन चीज़ों जो बताती हूँ उसे फिर दोबारा कह रही हूँ आपको, अंडरलाइन कर लीजिए। बरआज़मों से मुहल्लका साहिली समुद्रों के फर्श कम गहरे होते हैं। जो कम गहरे फर्श होते हैं ये बरआज़मी फर्श बरआज़म तराई कहलाते हैं। जोग्राफियाई, सियासी और मौशी नुक्ता नजर से इस हिस्से की अहमियत सबसे ज्यादा है। किसी भी मुल्क की समुद्री हदूद, मादनियात और माहीगिरी के हकूक, तजारती शायराएं और दफाई हिकमत अमली का दारोमदार किस पे होता है? बरआज़म तराई पर। उसके बाद है बरआज़मी ढलान। बरआज़मी तराई खत्म होते ही समंदर का फर्श ढलान के बायस गहरा होने लगता है, जिसे बरआज़मी ढलान कहा जाता है। समंदरी खाइयां, अब जहां बरआज़मी ढलान खत्म होता है समंदर के फर्श के बजाय बहरी खाइयों का सिलसिला शुरू हो जाता है। जहां ढलान खत्म होती है वहां से फर्श के बजाय बहरी खाइयां शुरू हो जाती है। ये तंग और गहरी वी नुमा खाइयां अमूमन समंदर के गहरे तरीन मुकामात पर
होती हैं, जिनकी गहराई 10 किलोमीटर तक होती है। अंडरलाइन कीजिए इसको। अगर बड़े आदमी ढलान के आगे समुद्री खाई वाक़या ना हो तो ये ढलान आहिस्ता आहिस्ता बहरी फर्श में जम हो जाती है, जो हमवार होता है और समंदर का ज्यादातर हिस्सा घेरा होता है। इसमें इस हिस्से की गहराई 1500 मीटर से 6000 मीटर के दरमियान होती है। इस हिस्से में आतिशफशा पहाड़ भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है बहरी पहाड़ी सिलसिले। जिस तरह सतह जमीन पर बड़े बड़े पहाड़ी सिलसिले पाए जाते हैं, इसी तरह बहरी फर्श पर भी पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं। ये ज़ेरे आब पहाड़ी सिलसिले ज्यादातर कशरी प्लेटों की हदूद पर वाक़या हैं और ज्यादातर आतिशफशानी पहाड़ों और चट्टानों पर मुश्तमिल है। समुद्रों के वस्त में होने की वजह से इन पहाड़ी सिलसिलों को वस्ती बहरी पहाड़ी सिलसिलों के नाम से पुकारा जाता है। ये हो गया आपका बहरी फर्श की बनावट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका बहरी पानी की हरकत। पानी कभी भी साकिन नहीं होता, यानी ठहरता नहीं है। पानी में हर कम या ज्यादा हरकत रहती है। वैसे बाजार हमें लगता है कि दरिया या समंदर का पानी ठहरा हुआ है, दर हकीकत ठहरा नहीं होता, इसमें हरकत होती है। और इस हरकत की वजूहात क्या होती हैं? लहरें, रोए। अब हम लहरों को पहले पढ़ते हैं, फिर मैं आपको रोम के बारे में बताती हूँ। सतह पानी की हरकत लहर कहलाती है। सतही पानी की हरकत जो है वो लहर कहलाती है। समंदर भी इसी तरह मुख्तलिफ कुदरती अवामिल की वजह से लहरें पैदा होती हैं, जिसमें पानी ऊपर नीचे आगे पीछे हरकत करता दिखाई देता है। असल में ये तवानाई की हरकत होती है जो पानी के ज़रात में से एक दूसरे को मुंतकिल होती है। और जौ लहर की चोटी को और निशेबी हिस्से को, यानी लहर जो ऊपर जाती है उसको औज कहते हैं, उसका निशेबी हिस्सा जो नीचे की तरफ हिस्सा होता है उसको जौब कहते हैं। लहर की ऊंचाई औज से जौब के दरमियान अमूदी फासला लहर की ऊंचाई कहलाता है। अब लहर की लंबाई पहले बता दूं। लहर की लंबाई औज से औज या जौब से जौब के दरमियान उफकी फासला लहर की लंबाई कहलाता है। एक बार आपकी सहूलियत के लिए इसको रिपीट कर देती हूँ। लहर की लंबाई को औज से औज या जौब से जौब के दरमियान उफकी फासला लहर की लंबाई कहलाता है। अब लहरों की वजूहात क्या होती हैं देख लेते हैं इसको भी। इस लहरों की वजूहात दर्ज हैं। सबसे पहले है हवाएं। हवाएं लहरें पैदा करने का सबसे आम और अहम जरिया है। गर्दबार और टर्नाडो। अगर गर्दबार और टर्नाडो समंदर की सतह पर बनते हैं तो समंदर में सफर करते हुए बड़ी बड़ी लहरें पैदा करने का सबब बनते हैं। समंदर के फर्श या नजदीकी साहिल इलाकों में ज़ल्ज़ला आने से समंदर में बड़ी और ऊंची ऊंची लहरें पैदा होती हैं। जैसे जैसे लहर साहिल की तरफ कम गहरे पानी में आती है, इसकी ऊंचाई ज्यादा और लंबाई कम होने लगती है। इसके बाद है ब्रेकर। लहर की चोटी तंग और नोकदार हो जाती है, इसे ब्रेकर कहते हैं। यानी लहर की चोटी जो है वो तंग और नोकदार हो जाती है तो इसे ब्रेकर कहते हैं। सर लहर की चोटी इसके जरिए हिस्से से आगे निकल जाए और बिलाखिर टूटकर झाग बन जाती है तो इसे सर्व कहते हैं। आगे है सेकंड पॉइंट हमारा रोए। बहरी रो। जिस तरह खुशकी पर दरिया बहते हैं, इसी तरह समुद्र में भी पानी का किसी खास सिम की तरफ मुस्तकिल बहाव बहरी रो कहलाता है। एक बार फिर रिपीट करने लगी हूँ, गौर से सुनिएगा। जिस तरह खुशकी पर दरिया बहते हैं, इसी तरह समुद्रों में भी पानी का किसी खास सिमत की तरफ मुस्तकिल बहाव बहरी रो कहलाता है। गर्म पानी की रोएं। जो बहरी रोएं इस्तवा से कुतबी इलाकों की तरफ चलती हैं वो गर्म पानी की रोएं कहलाती हैं। इसकी मिसाल ये ले लीजिए कि ये साहिली इलाके के दर्जा हरारत में इजाफा करती हैं। मसलन बहरे ओकियानूस में बरआज़म शुमाली अमेरिका के मशरकी साहिल के साथ साथ खते इस्तफा की तरफ से जाने वाली खलीजी रो पानी की रो है। सर्द पानी की रोएं।
जो बहरी रोएं कुतबी इलाकों से खते इस्तवा की तरफ चलती हैं वो सर्द पानी की रोएं कहलाती हैं। ये साहिली इलाकों के दर्जा हरारत में कमी करती है। इसकी मिसाल ले लीजिए, जैसे बहरे अकुनस में शमाल से जुनूब की तरफ आने वाली लेब्रेडार की रौ और बहरुल काहिल में कम चटाके की रौ सर्द पानी की रौ हैं। अब है बहरी रौ की हरकत। शुमाली निस्फ कुरे में बहरी रौ की घड़ी की सुइयों के मुआफिक समत में चक्कर मुकम्मल करती हैं, जबकि जुनूबी निस्फ कुरे में इसके बरक्स होता है। रौ के मिलने से बनने वाली बड़ी बहरी रौ को झाल के नाम से पुकारा जाता है। रौ के मिलने से जो बड़ी बहरी रौ बनती है उसको झाल कहते हैं। जहां गर्म और सर्द बहरी रौ आपस में मिलती हैं, इन इलाकों में शदीद धुंध पैदा होती है जो जहाज रानी के लिए नुकसानदेह होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो गया बहरी रौं के असबाब। अब बहरी रौं के असबाब क्या है? दायमी हवाएं, समुद्री पानी की हरकत का सबसे बड़ा स्टूडेंट बहरी रौं के असबाब तो मैंने बता दिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मदोजज़र। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मदोजज़र कहते किसको हैं? समुद्री पानी की सतह में एक तसलसल से उतार चढ़ाव पैदा होता है। ये उतार और चढ़ाव दिन में 2 मरतबा होता है। इसे मदोजज़र कहते हैं। मदोजज़र की बुनियादी वजह क्या है? मदोजज़र की बुनियादी वजह चांद की कशिश है। इस हकीकत को न्यूटन ने 17वीं सदी में नजरिए कशिश शकल से साबित किया। न्यूटन के मुताबिक हर 2 इजराम फल्की बाहम कशिश रखते हैं। रोजाना के मदोजज़र में पानी का उतार चढ़ाव दिन में 2 मरतबा 12 घंटे और 25 मिनट के वक्फे से नमूदार होता है। चांद की कशिश का ज्यादा और कम असर। जमीन पर चांद की कशिश का सबसे ज्यादा असर इस हिस्से पे होता है जो महवरी गर्दिश के दौरान चांद के सामने होती है, जबकि दूसरी तरफ ये असर सबसे कम होता है। उसके बाद मरकज ग्रेस कुव्वतें दूसरी तरफ भी इस असर को सामने वाले हिस्से के मुतवाजी रखती है। यूं एक दफा में मदोजज़र का असर जमीन के दोनों तरफ होता है। अब मैं आपको मदोजज़र अकबर और मदोजज़र असगर के बारे में बताती हूँ। माहनामा मदोजज़र की इकसाम है ये कि महीने में ये 2 इकसाम है। एक मदोजज़र अकबर बड़े को कहते हैं और असगर छोटे को कहते हैं। जमीन और सूरज के गिर्द और चांद जमीन के गिर्द गर्दिश करता है। इस गर्दिश के दौरान कमरी महीने में 2 मरतबा ऐसा होता है कि चांद जमीन और सूरज एक ही लाइन में आ जाते हैं। ऐसा एक मरतबा चांद की पहली तारीख को और दूसरी मरतबा चांद की 14वीं तारीख को होता है। चांद और सूरज की मुश्तरका कशिश की वजह से समंदर में मामूल से ऊंची लहरें पैदा होती हैं। इन्हें मदोजज़र अकबर कहते हैं। कमरी महीनों में 2 मरतबा ऐसा होता है कि चांद और सूरज जमीन के साथ जाविया कायमा यानी 90 का जाविया बनाते हैं। ऐसा चांद की 7वीं और 21वीं तारीख को होता है। दोनों की कशिश एक दूसरे पर असरअंदाज होती है। समंदर में मामूल से नीचे लहरें होती हैं। इन्हें मदोजज़र अकबर कहते हैं। अब बॉयज स्टूडेंट्स आपको बहरी रौं के असबाब जो हैं वो बता देती हूँ। बहरी रौं के असबाब मैंने बहरी रौं के असबाब आपको पहले बता दिए थे। अब मैं आपको लहरों, बहरी रौं और मदोजज़र में फर्क बता देती हूँ। लहरें पानी के ऊपर नीचे या आगे पीछे हरकत है। हवा, गर्दबार और ज़लज़लों की वजह से पानी की पुरसकून हालत में तलाक़त पैदा होता है जो लहरें पैदा करने का अहम सबब है। जब हवाएं समुद्री पानी के एक मखसूस हिस्से को एक खास समत में चलाना शुरू कर दे तो इस हरकत को बहरी रौं के नाम से पुकारा जाता है। थर्ड पॉइंट है हमारा मदोजज़र में फर्क। जबकि मदोजज़र समुद्री पानी में तसलसल से पैदा होने वाला वो उतार चढ़ाव है जो चांद की कशिश की वजह से रोनुमा होता है। तो ये तो हो गया हमारा चैप्टर नंबर 3। अब हम आ जाते हैं कुदरती आफात पर। कुदरती आफात की भी तमाम पॉइंट्स मैंने आपके बोर्ड पे लिख दिए हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि कुदरती आफात होती क्या है। कुदरती आफात
जब कोई कुदरती अमल इंसान के लिए जानी और माली नुकसान का सबब बन जाए तो इसको कुदरती आफात कहते हैं। मैंने वो तमाम कुदरती आफात जो है बोर्ड पे लिख दी है। आतिशफशानी, जमीन का सिरकना, सहराजदगी, सैलाब, गर्दोबाद, जलजले, जंगल की आग, लहरों, बहरी रोहों और मद्दोजज़र में फर्क। सबसे पहले आतिशफशानी, जमीन के अंदर पिघला हुआ चट्टानी मवाद का होना। इस मवाद का जमीन से बाहर निकलने अमल को आतिशफशानी कहते हैं। आतिशफशानी के नुकसान क्या है? ये बाज़ औक़ात लावा धमाके से निकलता है और ज़लज़ला पैदा होने का सबब भी बनता है। आतिशफशान पहाड़ से लावा गर्म गैसें निकलने के साथ साथ बाज़ औक़ात आतिशी राख भी निकलती है जो कई किलोमीटर तक जमीन फिजा में बुलंद होकर माहौलियाती आलूदगी का सबब बनती है। पाकिस्तान में आतिशफशानी का जो अमल है, पाकिस्तान इस लिहाज से खुशकिस्मत है कि अर्जियाती तौर पर बहुत मुतहरिक खित्ते में होने के बावजूद इसकी हदूद में कोई खतरनाक और जिंदा आतिशफशा नहीं है। बलोचिस्तान में कहीं कहीं आतिशफशानी सरगर्मियों का सुराग मिलता है। दूसरा है जमीन का सिरकना। कशिश सकल के ज़ेरे असर ढलानों पर मौजूद मिट्टी और चट्टानों का शिकस्ता होकर नीचे और बाहर की तरफ हरकत करना जमीन का सिरकना या फैलना कहलाता है। जमीन के सिरकने की वजह से बहुत से नुकसान होते हैं। जानी और माली तामीरात को शदीद नुकसान पहुंचता है। जमीन के सिरकने से गिरने वाला मवाद जो है वो सड़कों को बंद कर देता है। मवासलात की लाइनों को नुकसान पहुंचता है। दरियाओं का बहाव रुक जाता है। पाकिस्तान में जमीनी फिसलाव जो है, बारिशें पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में बारिशों के दौरान जमीनी फिसलाव के खतरात से दोचार होते हैं। तरक्याती काम रुक जाते हैं। दूर दराज से आपस में मिलाने के लिए जो पहाड़ी इलाकों को काट के सड़कें बनाई जाती हैं तो इनसे पहाड़ों की ढलानें जो हैं कमजोर हो जाती हैं और बारिश के नतीजे में जमीनी फिसलाव का शिकार हो जाती हैं। जंगलात की कटाई, इसके अलावा पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बिला रोक टोक जंगलात की कटाई भी इन इलाकों में जमीनी फिसलाव का एक अहम वजह है। जो थर्ड है आपका सहराजदगी या सहरा का फैलाव। काबिल काश्त रकबे का सहरा में तब्दील होकर बंजर हो जाना सहराओं की हदूद में इजाफे का अमल सहराजदगी कहलाता है। वजूहात क्या है इसकी? अगरचे मौसमी तब्दीलियों ने सहराजदगी के अमल को हमेशा मुतासिर किया, लेकिन सनती इनकलाब के बाद इंसानी सरगर्मियों ने सहराजदगी के अमल को में बहुत इजाफा किया। इससे पैदावार, ज़री पैदावार और पानी के काबिल इस्तेमाल ज़खायर में कमी हुई। इंसान और जानवरों के मुतल्लिका खित्ते से हिजरत में इजाफा हो रहा है और कहर की खुराक की कमी, कहर साली और मुकामी तौर पर गुर्बत की सतह में इजाफा हो जाता है सहराजदगी की वजह से। अब पाकिस्तान में सहराजदगी, पाकिस्तान बुनियादी तौर पर गर्म खुश्क आबो हवा के खित्ते में वाक़ है जहां अक्सर इलाकों में बारिश पाकिस्तान बुनियादी तौर पर गर्म खुश्क आबोहवा के खित्ते में वाक़ है जहां अक्सर इलाकों में बारिश की औसत सालाना मिक़दार 25 सेंटीमीटर से कम है। वजूहात क्या है सहराजदगी की? पाकिस्तान की 80% के करीब ज़मीन सहराई या नीम सहराई मौसमी कैफियत का शिकार है। पाकिस्तान में सहराजदगी के अमल में सबसे बड़ा किरदार नामुनासिब काश्तकारी की वजह से सहराजदगी का फैलाव जो है वो बढ़ रहा है। उसके बाद है सैलाब। सैलाब से मुराद दरिया में मुमकिन तौर पर पानी का ऐसा ऊंचा बहाव है जो दरिया के किनारों से निकल के बाहर आए और इर्द गिर्द की निशेबी आबादियों को तबाह करने की सलाहियत रखता हो। सैलाब से होने वाले नुकसान, सैलाब मैदानों में वाक़ई किसी भी तामीराती ढांचे, मकानात, इमारत को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। पुल टूट जाते हैं, सड़कें टूट जाती हैं, मवासलाती निज़ाम जो है वो धर्म भरम हो जाता है, खेत और बाग उजड़ जाते हैं, ग़ज़ाई और ज़री अजनास खड़ी फसलें तबाह हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान होता है। इसके बाद है गर्दबार। गर्दबार तूफ़ानी हवाओं का एक कुदरती अमल है जिसके मरकज़ में कम दबाव का हल्का होता है। यह हवाएं घूमती हुई मरकज़ की तरफ चलती हैं और गर्द चमक के साथ
खूब बारिश बरसाती हैं। गर्द बाद में हवाओं की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ जाती है। यह हवाएं अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देती हैं। इससे नुकसान क्या होते हैं? गर्दबाद मुख्तलिफ वक्त में मूसलाधार बारिश बरसाने का सबब बनते हैं। सैलाब आ जाते हैं जिससे जानी और माली नुकसान होता है। सबसे ज्यादा नुकसान साहिली इलाकों में होता है। आगे है कि जल्जला, कशरे अर्ज की अचानक और शदीद थरथराहट जल्जला कहलाती है। यह थरथराहट अचानक वकू पजीर होती है। इससे पहले किसी किस्म की कोई इंतबाही अलामत जाहिर नहीं होती। यही वजह है कि जल्जले की पेश की इतला या पेशन गोई नामुमकिन है। जल्जले से जो नुकसानात होते हैं वो इंसानी बस्तियों, इमारत, तामीराती ढांचों, बुनियादी और खास तौर पे पुल, सड़कें, रेलवे लाइनें, पानी के टैंकियों, पाइपलाइनों, मवसलाती निज़ाम वगैरह सब बहुत बुरी तरह मुतासिर होते हैं। स्टूडेंट, यहाँ एक अहम बात बताती चलूँ कि कश्मीर में 2005 में जो जल्जला आया था उसमें तकरीबन 80,000 से ज़्यादा कीमती जानी नुकसान हुआ था। इसके बाद है जंगल की आग। ये इस्लाह ऐसी बेकाबू आग के बारे में इस्तेमाल की जाती है जो जंगलात और दूसरी किस्म की नबातात को राख का ढेर बना देती है। साथ ही साथ इस इलाके में मौजूद जंगली हयात को भी नुकसान पहुंचाती है। जंगलात को आग लगने की बहुत सी वजूहात हैं जो कुदरती या इंसानी दर्जों में तकसीम की जा सकती हैं। कुदरती तौर पर जंगलात को आग लगने से सबसे बड़ी वजह आसमानी बिजली होती है, जब आजकल इस आग की सबसे बड़ी वजह खुद इंसान है। इंसानी वजूहात में हादसा, गफलत या मुजरमाना हरकत वगैरह शामिल है। पाकिस्तान में जंगलात दुनिया भर में जंगलात की कीमती असासा समझा जाता है और जंगलात के इस्तेमाल में बहुत एहतियात बरतने के साथ साथ इनके रकबे में इजाफे की मुतबादिल कोशिश भी की जाती है। पाकिस्तान में हालात इसके बरक्स है। अव्वल जंगलात का रकबा कुल मुल्की रकबे के 5% से भी कम है। साथ ही साथ इन जंगलात में बेदरेक गैर कानूनी कटाई भी होती है। जंगलात की इस गैर कानूनी कटाई को छुपाने के लिए एक और जुर्म का सहारा लिया जाता है, जंगलात में आग लगा दी जाती है जिससे इसकी कटाई का सबूत ही मिल जाता है। लेकिन इसके साथ साथ जंगलात जैसी कीमती और मौशी असासे भी राख का ढेर बन जाता है। स्टूडेंट, ये तो थे आपके पॉइंट्स और जो कुदरती आफात हैं इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया और इससे पहले बहर और बहरे के बारे में भी पूरी तफसील से बता दिया। एक्सरसाइज जो थी आपको इससे पहले जितने भी लेक्चर्स हैं उनमें आपको एक्सरसाइज यानी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन बता दिए गए थे कुदरती आफात के भी। इसके अब जो मैंने ये सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब के सब समझ आ गए होंगे। अब कोई इसमें मुश्किल नहीं होगी। अब जितनी आफात पढ़ाई है बुक में इनकी हिफाजत के लिए भी आपको बताया गया है। आप इसकी हिफाजत के आतिशफशानी के अमल के लिए उसकी हिफाजती इक़दाम क्या है, ज़मीन का सिरकने के लिए, सहराजदगी और बाकी के जितनी भी कुदरती आफात हैं इनसे निपटने के लिए हुकूमत क्या करती है, ये तमाम आपकी बुक में बताया गया है। और मुझे उम्मीद है कि आपको अब ये दोनों चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। आखिर में जो काम आपको टीचर ने होमवर्क के लिए कहा था, मैं अगेन आपको बताती हूँ कि आपने अपनी कॉपीज पर इसको लिखना है और याद भी करना है। ये था आपका जायजा नंबर 1। अल्लाह हाफिज।